आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता की बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत से क्रेता और विक्रेता होते हैं, संपूर्ण वस्तु होती है, फर्म का स्वतंत्र प्रवेश और निर्गमन होता है, कृत्रिम रिस्ट्रिक्शन का अभाव होता है, साथ ही वस्तु और साधनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है, बाजार स्थितियों का पूर्ण ज्ञान होता है सेलर्स और बायर को, और समस्त बाजार में वस्तु की एक ही प्राइस का प्रचलन होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म और उद्योग दोनों को हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य उत्पादन निर्धारण तथा फर्म के इक्विलिब्रियम और उद्योग के इक्विलिब्रियम दोनों को ही हमें समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म से तात्पर्य किसी एक व्यक्तिगत उत्पादक से होता है, और परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म प्रचलित मूल्य पर जितनी चाहे उतनी मात्रा बेच सकती है, लेकिन वह अपनी क्रियाओं के द्वारा मार्केट प्राइस में न तो इंक्रीज कर सकती है और न ही डिक्रीज कर सकती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो व्यक्तिगत फर्म होती है उसका डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल होता है, और फर्म का एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि फर्म जो भी प्रचलित मूल्य होता है उस पर वस्तु की चाहे जितनी इकाइयाँ बेच सकती हैं, उसे अधिक इकाइयों बेचने के लिए मूल्य कम नहीं करना पड़ता। तो फर्म का डिमांड वक्र अथवा औसत आगम वक्र और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व उद्योग के सामने से ही निकलते हैं। अब बात करेंगे इंडस्ट्री इन परफेक्ट कंपटीशन। टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल फर्म विच आर engaged इन प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट और कम्युनिटी अंडर कंसिडरेशन। क्लियर? तो इसमें उद्योग के अंतर्गत सभी जो इंडिविजुअल फर्म हैं उनको देखा जाता है। वस्तु विशेष के उत्पादन में लगी समस्त फर्मों के समूह से क्या होता है? उद्योग बनता है। इट मीन्स वस्तु के सभी उत्पादक संयुक्त रूप से उद्योग अथवा बाजार के नाम से जाने जाते हैं, और उद्योग सभी फर्मों का एक समूह होता है। जबकि हम फर्म की बात करें तो फर्म एक समूह की एक इकाई होती है। क्लियर? तो देखिए, ये प्राइस डिसाइड जो हमने की इसमें फर्म और इंडस्ट्रीज की डी डिमांड कर्व इंटरसेक्ट सप्लाई कर्व एसएस ऑन पॉइंट ई। तो देखिए, यहाँ पर जो प्राइस डिसाइड हुआ फर्म के लिए दैट इज इंडस्ट्री में हुआ ओपी, और यहीं ए आर इक्वल्स टू एम आर पी ए डिसाइड हो गया। सो ए आर इक्वल्स टू एम आर ऑन लेवल ऑफ ओपी। क्लियर? इफ डिमांड इंक्रीज D1 D1, अगर मान लीजिए डिमांड DD से D1 इंक्रीज हो जाती है तो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है E1, और यहाँ प्राइस डिसाइड हुई है OP1 जो कि फर्म को के लिए भी OP1 ही है। अब डिमांड अगर डिक्रीज हो जाती है D2 हो जाती है, तो जो सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट करती है वो E2 पॉइंट पर कर रही है, तो यहाँ AR इक्वल्स टू MR यहाँ आ जाएगा फर्म के लिए भी OP2। क्लियर? जो कि हॉरिजॉन्टल है OX एक्सेस के लिए। इस तरह से प्राइस डिसाइड होती है। अब बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का साम्य। देखिए, एक फर्म उस समय साम्य की स्थिति में होती है जब दो कंडीशन पूरी होती हैं। पहला, उसे उत्पादन परिवर्तन करने के लिए कोई प्रेरणा नहीं होती, तथा दूसरा, फर्म को उत्पादन की उस मात्रा पर मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह फर्म को जो साम्य ज्ञात करने की जो विधियां हैं वो दो तरह की हैं, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, और सेकंड मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। कुल आगम और कुल लागत विधि की बात कर रहे हैं हम। इसके अंतर्गत फर्म उस समय इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होती है जब
दो कंडीशन फुलफिल्ड होती हैं। फर्स्ट, साम्य उत्पादन स्तर पर इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन लेवल पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के मध्य जो दूरी होती है वो मैक्सिमम होती है। और ऐसा कब होगा? जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट में परिवर्तन की दर समान होती है। क्लियर? और साम्य बिंदु पर कुल लागत से अधिक अथवा बराबर होना चाहिए। ये कर दिया हुआ है कुल आगम तथा कुल लागत विधि के अंतर्गत। देखिए यहाँ फर्म सफर्ड लॉस इफ प्रोड्यूस लेस देन OM2 एंड मोर देन OM3 बिकॉज बिफोर OM2 एंड आफ्टर प्रोडक्शन OM3 टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज लेस देन टोटल कॉस्ट। एट OM2 एंड OM3 प्रोडक्शन इज ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? A और B। ऑन दिस पॉइंट फर्म नीदर सफर लॉस और नॉर अर्न एनी प्रॉफिट, क्योंकि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों इक्वल हैं। ऑन OM प्रोडक्शन लेवल टोटल रेवेन्यू इज मोर देन टोटल कॉस्ट। यहाँ आ जाएंगे हम OM पर, तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू ज़्यादा है टोटल कॉस्ट से बाय EF, ये इतना ज़्यादा है, तो इट मीन्स फर्म क्या कर रही है? मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर रही है। क्लियर? तो TR फर्म का टोटल रेवेन्यू कर्व है जो उत्पादन के साथ साथ क्या हो रहा है? उसकी दर से बढ़ता जा रहा है। TC टोटल कॉस्ट कर्व है, यह 0 है उत्पादन, शून्य उत्पादन पर भी ये, अगर 0 उत्पादन स्तर है तो भी कितना है? OG है, इतना ये रही है, क्योंकि शून्य उत्पादन पर भी फर्म की टोटल फिक्स कॉस्ट का भुगतान उसको करना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे TC बढ़ती चली जा रही है। देखिए ये बढ़ती हुई चली जा रही है ऊपर। टोटल कॉस्ट में वृद्धि उत्पादन नियमों में वृद्धि के अनुसार होती है, और ये प्रारंभ में वृद्धि नियम के कारण धीमी होती है तथा अनुकूल आकार के बाद उत्पत्ति ह्रास नियम के क्रियाशील होने के कारण तेजी से बढ़ने लगती है। अब देखिए फर्म को OM2 से कम तथा OM3 से अधिक उत्पादन करने पर हानि हो रही, जो हमने बात करी, क्योंकि OM2 उत्पादन से पूर्व OM3 उत्पादन के बाद फर्म का टोटल आगम फर्म की कुल लागत से कम है। उत्पादन की OM2 मात्रा तथा उत्पादन की OM3 मात्रा पर फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट की स्थिति में है। क्लियर? या इसे कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट की स्थिति में है। इट मीन्स A तथा B ब्रेक इवन पॉइंट पर फर्म को न तो प्रॉफिट है न लॉस है। फर्म के टोटल रेवेन्यू से टोटल कॉस्ट में मैक्सिमम दूरी कितनी है? OM। क्लियर? उत्पादन स्तर पर तथा OM1 उत्पादन स्तर पर है। इन्हीं बिंदुओं पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का ढाल क्या है? इक्वल है, परंतु फर्म का जो साम्य है वो कितना है? OM1 उत्पादन पर न होकर OM पर ही होगा। कहाँ पर होगा? OM पर ही होगा, क्योंकि OM1 उत्पादन पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से अधिक अथवा बराबर नहीं है बल्कि कम है, जबकि OM प्रोडक्शन लेवल पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से EF के बराबर ज़्यादा है। इट मीन्स OM प्रोडक्शन पर इक्विलिब्रियम की स्थिति में है फर्म तथा मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगी, और OM1 प्रोडक्शन लेवल पर फर्म को मैक्सिमम हानि होती है। इट मीन्स OM1 उत्पादन स्तर पर फर्म का साम्य नहीं हो सकता। अब बात करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच की। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच के अनुसार फर्म के इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशन है। फर्स्ट, फर्म उस बिंदु पर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होगी जहां फर्म की मार्जिनल रेवेन्यू तथा मार्जिनल कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, और दूसरा, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर फर्म का सीमांत लागत वक्र मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू वक्र को नीचे से काटता हुआ होगा। देखिए ये कर्व है। यहाँ बात करें तो
यहाँ पर फर्म के सामने को वो हो रहा है ई पॉइंट पर। क्लियर? इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि यहाँ जो इसकी दोनों कंडीशन दोनों पूरी हो रही हैं। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट MC equals to AR and quantity of production is OQ. EQ lines cut AC curve at point F. Thus, at OQ production, OC is average cost curve and OP is per unit price. Total revenue of the firm is equals to OQPE. By subtracting cost equal to OQEF from it, the balance CFEP is the profit of the firm. क्लियर? तो देखिए ई बिंदु पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर हैं। फर्म का सामने एफ पर न होकर ई बिंदु पर होगा, क्योंकि एफ बिंदु पर सीमांत लागत और सीमांत आगम एक दूसरे के बराबर तो हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करें, लेकिन यहाँ मार्जिनल कॉस्ट फर्म के एवरेज कॉस्ट को ऊपर से काट रहा है। अतः उत्पादन बढ़ने पर मार्जिनल कॉस्ट घटेगी, जिससे उत्पादन बढ़ने पर फर्म को लाभ होगा। फर्म उत्पादन बढ़ाती जाएगी तथा ई पर साम्य की स्थिति में आ जाएगी। इस बिंदु पर फर्म का मार्जिनल कॉस्ट का मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटता है। इस बिंदु पर फर्म को अधिकतम लाभ होगा। क्लियर? अब बात करेंगे द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इन कांस्टेंट ऑफ मिनिमम लॉस। देखिए फर्म को प्रॉफिट के साथ मिनिमम लॉस भी हो सकता है, वो भी हम इसी पॉइंट से देखेंगे। यहाँ जो डायग्राम दिखा है इसमें पॉइंट ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। एट दिस पॉइंट एम आर इक्वल्स टू MC, OQ is original quantity produced and OP is original price. At this point, firm suffer minimum losses because AC is located above the price line. Total loss of the firm is equal to PEFC. Clear? कहाँ है? ये जो है PEFC, this is total loss. यहाँ चाहिए PEFC, ये total loss है। If price reduce, OP1 नीचे आ जाती है, OP1 which touches AC, ABC average variable cost curve at point E1. This is the lowest point of average cost curve. Firm is not able to get fixed cost but gets the variable cost. Clear? If price falls below OP1, the firm will close the production. So पॉइंट E1 इज द शट डाउन पॉइंट ऑफ द फर्म। इसके नीचे प्रोडक्शन नहीं करेगी। तो ये लॉस की कंडीशन है। अब बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इन शॉर्ट पीरियड। इन द शॉर्ट पीरियड, अल्पकाल में फर्म का सामने। देखिए अल्पकाल वह अवधि होती है जिसमें वस्तु की डिमांड में अगर वृद्धि हो जाती है तो एक फर्म पूर्ति में वृद्धि नहीं कर सकती उतनी जितनी की चाहिए। केवल वृद्धि उत्पादन के कुछ साधनों की मात्रा में वृद्धि करके की जा सकती है। और अल्पकाल में केवल वेरिएबल जो फैक्टर्स हैं उन्हीं में वृद्धि की जा सकती है, फिक्स्ड फैक्टर्स में वृद्धि नहीं की जा सकती। अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधनों में परिवर्तन करना संभव नहीं होता। जैसे हम बात करें मशीनरी, फैक्ट्री, भूमि, भवन, मैनेजमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं, सेवाएँ हैं, अल्पकाल में जिन साधनों की मात्रा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता उन्हें हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड फैक्टर्स कहते हैं। अल्पकाल में स्थायी साधनों की मात्रा में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। इस कारण उद्योग में न तो नई फर्म आ सकती है और न ही पुरानी फर्म छोड़ के जा सकती है। तो अल्पकाल में वस्तु की कीमत उद्योग की डिमांड और सप्लाई के द्वारा ही निर्धारित होती हैं। वह कीमत फर्मों के द्वारा ही दी होती है। फर्म अपनी उत्पादन लागतों के अनुसार प्रोडक्शन को एडजस्ट करती हैं। अल्पकाल में इक्विलिब्रियम की स्थिति में कुछ फर्मों को एब्नॉर्मल प्रॉफिट होता है, कुछ को नॉर्मल और कुछ को हानि होती है। क्लियर? ये तीनों स्थितियां इसमें होती हैं। तो
तो देखिए फर्स्ट बात करते हैं सिचुएशन ऑफ एबनॉर्मल प्रॉफिट। शॉर्ट टर्म में फर्म उस समय एबनॉर्मल प्रॉफिट कमाती है जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पर फर्म का एवरेज रेवेन्यू फर्म के एवरेज कोस्ट से अधिक होती है। क्लियर? और marginal cost cuts marginal line from below according to the condition of equilibrium firm. We attain equilibrium at point E because at this point MC and MR is equal and short term marginal cost curve is cutting MR from the below। जो हमने कंडीशन बताई उसी के अकॉर्डिंग। तो देख लीजिए ये डायग्राम है। इस डायग्राम में PL फर्म का औसत और सीमांत आगम वक्र है। यहाँ बात कर रहे हैं हम जो फर्म के मार्जिनल रेवेन्यू को ई पॉइंट पर काट रही है। क्लियर? यह है इक्विलिब्रियम पॉइंट जिस पर फर्म OM मात्रा का उत्पादन कर रही है जिसकी एवरेज कॉस्ट OC तथा MB है, जबकि एवरेज रेवेन्यू OP तथा ME है। अतः फर्म को BE तथा अथवा हम कहेंगे CP के बराबर एवरेज प्रॉफिट होता है। इट मीन्स CEBE के बराबर कुल सामान लाभ कमा रही है। अब बात करेंगे सिचुएशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। अल्पकाल में फर्म न प्रॉफिट न लॉस की स्थिति में हो सकती है जिसे हम नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पर फर्म का एवरेज रेवेन्यू तथा फर्म की एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल होंगी। तो फर्म न तो लाभ की स्थिति में होती है न ही हानि की स्थिति में होती है। देखिए डायग्राम में PL फर्म का एवरेज और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। SAC फर्म का शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व और SMC फर्म का शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। फर्म के मार्जिनल कॉस्ट ने फर्म के मार्जिनल रेवेन्यू को PL को E बिंदु पर काटा है। यहाँ आ जाइए। इट मीन्स जो E पॉइंट है वो क्या है? संतुलन बिंदु है। इस संतुलन बिंदु पर फर्म OM मात्रा का उत्पादन और विक्रय करेगी। इसकी औसत लागत ME तथा या OP है तथा एवरेज रेवेन्यू भी ME तथा OP है। इट मीन्स फर्म को कोई लाभ या हानि नहीं हो रही है। फर्म केवल क्या कमा रही है? सामान्य लाभ कमा रही है। अब बात करेंगे सिचुएशन ऑफ लॉस की। अल्पकाल में फर्म को हानि भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि वो सामान्य लाभ और एब्नॉर्मल लाभ ही कमाएगी, उसको लॉसेस भी हो सकता है। परंतु फर्म शॉर्ट टर्म में अधिकतम हानि स्थायी लागतों के बराबर उठा सकती है क्योंकि शॉर्ट टर्म में उत्पादन बंद करने पर भी फर्म को स्थायी लागतों का तो भुगतान करना ही पड़ता है। यदि इक्विलिब्रियम पॉइंट पर फर्म की एवरेज कॉस्ट कर्व एवरेज रेवेन्यू से अधिक है तो फर्म को हानि होती है। क्लियर? तो देखिए डायग्राम में PL फर्म का औसत और मार्जिनल आगम वक्र है। SAC फर्म का शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व और SMC फर्म का शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। फर्म का सीमांत लागत वक्र फर्म के सीमांत आगम वक्र को कहाँ काट रहा है? E1 पॉइंट पर काट रहा है। इट मीन्स E1 फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर फर्म OM1 मात्रा में वस्तु का उत्पादन और विक्रय करेगी। इस उत्पादन की औसत लागत जो है दैट इज M1B1 अथवा OC1 और एवरेज रेवेन्यू M1 B1 OP1। इट मीन्स फर्म को E1 B1 अथवा P1 C1 के बराबर औसत हानि हो रही है। इट मीन्स
C1, E1, B1, P1 के बराबर टोटल हानि हो रही है। अब बात करेंगे फर्म सिचुएशन इन लॉन्ग पीरियड अंडर परफेक्ट कंपटीशन। दीर्घकाल में फर्म का साम्य, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इन लॉन्ग टर्म पीरियड। लॉन्ग टर्म की बात करें तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्मों को शॉर्ट टर्म में यदि असामान्य लाभ प्राप्त होता है तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा, नई प्रवेश आ जाएंगे क्योंकि असामान्य लाभ हो रहा है। और अगर पुरानी फर्में हैं तो वो भी असामान्य लाभ होने के कारण अपने प्रदर्शन को और बढ़ा देंगी, फर्मों का विस्तार कर देती हैं, जिसके परिणाम से पूर्ति की मात्रा बढ़ने के कारण मूल्य पर दबाव पड़ता है और वो क्या हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। मूल्यों के कम होने से फर्मों की मार्जिनल और एवरेज आगम दोनों कम हो जाते हैं, जिनसे क्या होता है, उनके जो असामान्य लाभ होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और यह स्थिति उस समय तक चलती रहती है जब तक सभी फर्में केवल सामान्य लाभ कमाने की स्थिति में नहीं आ जाती। इट मीन्स लॉन्ग टर्म में फर्म संतुलन की अवस्था में केवल सामान्य लाभ ही कमाती हुई होती है। क्लियर? तो देखिए PL इक्वल्स टू LAR और इक्वल्स टू LMR इक्वल्स टू LMC इक्वल्स टू LAC। क्लियर? PL1 जो है वो फर्म के दीर्घकालीन औसत आगम तथा दीर्घकालीन सीमांत आगम वक्र है। LMC जो है फर्म का लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व तथा LAC लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व है। LMC ने LMR को E पॉइंट पर काटा है यहाँ। इट मीन्स E फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर फर्म OM मात्रा का प्रोडक्शन और उतना ही सेल कर रही है। इसकी एवरेज कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू दोनों ही ME तथा OP हैं। इट मीन्स फर्म को नए लाभ हो रहा है, नए हानि, फर्म केवल सामान्य लाभ प्राप्त कर रही है। तो दीर्घकाल में सभी फर्में, परफेक्ट कंपटीशन की स्थिति की बात करें तो सभी फर्में केवल सामान्य लाभ कमाती है। क्लियर?